मैं कांग्रेस में हूं, मैं खुल करके कहता हूं कि जहां राम मंदिर बन रहा है वहां मस्जिद का भी निर्माण हो। राजनीतिक में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होना चाहिए। ये सर आपकी पार्टी कर रही है। नहीं, हमारा पार्टी नहीं करता। हमारा पार्टी कोई नहीं है। अब आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान के लिए राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाह रही है। मान लीजिए इस बात को, आप बिजली की समस्या आपके इलाके में मानते हैं? मानते। अभी हम लोग यहाँ बैठे 3 बार लाइट चली गई। ईमानदारी से ठेला पर ट्रक से डालडा उतरवा लेना और बाद में डालडा बरामद होना, इस मामले में 27 सितंबर 2013 को आरोप गठित भी हो गया है। मामला क्या था और इस पर अपडेट क्या है? सबसे कांग्रेस के प्रति आपकी वफादारी कुछ ज्यादा है नहीं आपके बारे में। जिस दिन पत्रकार सुधर जाएगा, सुन लीजिए आप, हमको उसका दुख, और मैं अगर उस समय हम चले गए उस दिन तो यही समझ लीजिए कि उसके लिए बहुत हो गया। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे तो की बात है, लेकिन उस समय उसको ये लग गया कि एमएलए साहब हमारे। ये तो पब्लिक को एक बेवकूफ बनाने का भी तरीका है ना। जदयू और बीजेपी का विधायक यहाँ पे होता तो शायद ज्यादा काम होता। हाँ, ये एकदम मीडिया जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन हिंदुस्तान का नक्शा भी ठीक सुधर जाएगा, हिंदुस्तान का शासक भी ठीक हो जाएगा, हिंदुस्तान का जनता भी ठीक हो जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव अब करीब आ चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने विधायक से सवाल पूछें, उनसे हिसाब किताब लें कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। इसी सिलसिले को अब शुरू करने के लिए 2020 चुनाव का हम आ चुके हैं। आज सबसे पहले बहादुरगंज से कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम के पास। तौसीफ आलम किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा से चौथी बार लगातार विधायकी का चुनाव जीते। 3 बार 15 साल तक विधायक रहे। सबसे पहला चुनाव उन्होंने आजाद उम्मीदवार 2005 में जीता। 2005 में ही जब दूसरा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और तब से एक सिलसिला चला ही आ रहा है। 2005, 2010, 2015 लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो सीधा सवालों को लेकर हम तौसीफ साहब के पास जाते हैं। तौसीफ साहब, पहला सवाल है मेरा, अब आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी रही? आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपने पढ़ाई कहाँ से की? बचपन की कोई ऐसी यादें हों जो आप हमसे बताना चाहेंगे? देखिए, जहां तक सवाल है राजनीतिक, हम 18-19 साल जब मेरा उम्र था, एमएलए बनने से पहले हम मुखिया थे जी। उससे पहले मेरा बैकग्राउंड क्या है कि मेरा बाबूजी 20 साल मुखिया रहे। 1990 में जब मेरा बाबूजी मुखिया कार्यकाल में ही इंतकाल किए, उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ नहीं। जब 2001 में चुनाव हुआ मुखिया का, तो हम इलेक्शन लड़े और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जीते मुखिया में। जो मेरा सेकंड पोजीशन था उसको 165 वोट आया था और टोटल पंचायत का वोट हमको मिल गया था। तो 4 साल जब मुखिया हम चलाए, इसी मुखिया कार्यकाल में ही लोग बोलने लगा कि नहीं, अब एमएलए बनना चाहिए। तो फिर हम क्या किए कि कोई पार्टी टिकट दिया नहीं, कोई मुखिया का वैल्यू दे नहीं रहा था। हम दर दर भटके भी पार्टी वाला के पास, तो फिर लोग हमको बहुत ये किया कि नहीं, आपको निर्दलीय नॉमिनेशन करना चाहिए। तो निर्दलीय जाके नॉमिनेशन किए। निर्दलीय में पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का एमएलए हम बने थे। निर्दलीय में सबसे ज्यादा वोटों से हम जीते थे पूरे बिहार में 2005 में। और तब से लगातार जब हम जीते, निर्दलीय जीते, तो हम कांग्रेस के कैंडिडेट को ही हम हराए थे। उसके बाद फिर कांग्रेस वाला हमको बुला करके, दिग्विजय सिंह जी उस समय बिहार के प्रभारी थे, सदानंद बाबू हमको बुलवाए वहीं पटना में। दिग्विजय सिंह जी अपने हाथ से हमको टिकट दिया और कहा कि आप कांग्रेस में वेलकम है। तब से मेरा कांग्रेस में कंटिन्यू है। अब तो हम इंशाल्लाह कांग्रेस एक मेरा ये हो गया है, पार्टी के साथ साथ हम एक सिपाही भी हो चुके हैं कांग्रेस का। तो कंटिन्यू लगातार है। अब देखिए कहां तक जाता है पारी। पढ़ाई के बारे में आपने नहीं बताया? बेसिक पढ़ाई हमने हाई स्कूल किया है, रसल हाई स्कूल, और मैट्रिक किए हैं हम। उसके बाद हमको मौका नहीं मिला क्योंकि 19 साल में ही हम मुखिया बन गए थे। राजनीति में आ गए? हाँ, राजनीति में आ गए। 18 साल में ही हम मुखिया बन गए। उसका 24 साल में हम एमएलए बन गए। तो कंटिन्यू, यानी हमको राजनीतिक मेरा मजबूरी था। मेरा बाबूजी मरने के बाद मुखियाशिप संभालने का किसी का ये नहीं था। लोगों का मनसा था कि इसी परिवार में मुखिया रहे। जब फिर हम मुखिया बने तो फिर लोग एमएलए बनाया। फिर हम एमएलए बन गए तो मेरा छोटा भाई को मुखिया बना दिया। कंटिन्यू मेरा छोटा भाई भी तीसरा टर्म मुखिया है। अब मेरा बड़ा भाई फैयाज आलम जो दूसरी बार चेयरमैन भी बने, प्रमुख भी बने, अभी जिला पार्षद भी हैं।
तो राजनीतिक कैरियर बचपन से शुरू है, बाबूजी का देन है। और बहादुरगंज विधानसभा जो उस समय दिगलबंज भी आता था, नए परिसीमन 2010 में बना, उस समय टेरागाछ मिला, यानी दूसरी बार हम टेरागाछ से भी हैं, 2 बार हम दिगलबंज से भी रहे, चौथी बार हम बहादुरगंज से हुआ। और पढ़ाई राजनीतिक के वजह से हमारा पढ़ाई मैट्रिक करने के बाद छूट गया। 2005 का जब पहला चुनाव आपने कांग्रेस के जाहिदुर रहमान साहब को हराया, तब आप जेल में थे, तो किस वजह से जेल में थे उस वक्त? उस समय मामला ये था कि हम जब मुखिया बने थे, मुखिया बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाए। अच्छा। भ्रष्टाचारी चरम पर था। किस तरह का भ्रष्टाचार? वो जैसे मुखिया के नाते हम वो क्या बोलते हैं उसको, निवासी बनाने के लिए 100 रुपया लेता था। जी जी। और हम वही बगावत किए थे, उसी में तू मैं हो गया था, जिसमें मारपीट पब्लिक मूवमेंट हो गया था, सीआई को बहुत मार पड़ा था, मेरी मौजूदगी में मार पड़ा था। हम लोग उसमें नहीं थे, लेकिन नाम हम लोग का भी आ गया, क्योंकि शुरुआत हमसे हुआ था। हमने कहा था कि हम भ्रष्टाचारी चलने नहीं देंगे, तुम 100 केस करो, हम भ्रष्टाचारी चलने नहीं देंगे। ठीक इसी तरह से एक थाना प्रभारी लोहागड़ा में बदमाशी कर रहा था, एक पब्लिक को पीट करके जबरदस्ती को ले जा रहा था, हम बगावत किए, पूरा लोग मेरे साथ था, पब्लिक मूवमेंट हुआ, दरोगा भी मार खाया था। तो उसमें तो हम थे नहीं, लेकिन पब्लिक मूव जब हो जाता है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पूरा पब्लिक मूव दरोगा को मारा था, तो उस समय हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो केस भी हम खाए। तो इसी तरह से सिलसिला केस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाते गए। और प्रशासन, जो भ्रष्ट प्रशासन था, वो नहीं चाह रहा था कि विधायक जी या उस समय मुखिया थे हम, इसका बात रहे या इसका बात क्यों सुने। तो सिलसिला वहीं जारी हुआ। जब पब्लिक देखा कि भाई ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है और आवाज बुलंद कर रहा है, अफसरशाही के खिलाफ बुलंद कर रहा है आवाज, तो लोग मुझे साथ दिया और लोग हमको मजबूर कर दिया कि नहीं, तुम आपको इलेक्शन लड़ना है। नहीं तो आपका, उसके बाद जब हम नॉमिनेशन किए तो मेरे ऊपर जितना केस था सब लग गया, तो हमको जेल जाना पड़ा। तो जेल गए, जेल कोर्ट देखा, हमको बाइज्जत हमको बरी किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके वजह से, मतलब या आपकी मौजूदगी में या आपके कहने पे एक भीड़ जुटती थी और जो भी अधिकारी जिम्मेदार होता था या तो उसको पीटता था या घेर लेता था, डराता था, तो ये क्या सही? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरा नाम का ऐसा नहीं है कि हम कहते थे या हम बुलाते थे या लोग जमता था। भ्रष्टाचारी के खिलाफ जब आवाज उठाए, लोगों का विश्वास मेरे ऊपर जमा। भ्रष्टाचार था, लेकिन उसका एक कानूनी तरीका है ना। आप भीड़ लेके जाके अधिकारी को अगर पीटते हैं, नहीं, आप समझे नहीं। अब जैसे कि अब कोई दरोगा मार रहा है पब्लिक को, हम वहां गए तो हम जो सच बात बोले उसको कि भाई आप क्यों मारे इसको, ये जवाब पूछने पर पब्लिक मूव हो गया उन पर। तो वो पब्लिक आपे खो बैठा। उस समय हम रोकने पर भी नहीं रोक पाए। तो उसका दुख है, उस बात से दुख भी है। आजकल लिंचिंग के जो मामला लिंचिंग का हो रहा है, ये आप कहें तो एक तरीके से यही चीज है। नहीं, पब्लिक जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो लिंचिंग हो जाता है। देखिए, आप बताइए, आप अभी बताइए कि अभी नीतीश राज में अभी एक मोटरसाइकिल रसीद काटने के लिए जाइए तो जो कर्मचारी है आपका, सब है, गड़बड़ है, लेकिन उसका समाधान भीड़ और पब्लिक को इकट्ठा करके किसी को मरवाना पिटवाना, नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसका मैं जो भी हुआ मैं उसका खंडन करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आखिर कोई आदमी तो होना ना चाहिए बोलने वाला। आज हम लोगों के ऊपर काला कानून, सीएए कानून लगा दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन बोलेगा? अगर हम उसके खिलाफ अगर बोलेंगे, जज्बाती में अगर हम कुछ बोल देते हैं तो यही कानून के खिलाफ हो जाता है। ठीक है, आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने बोला भी, आप कल को किसी को पकड़ के उसके लिए पीटेंगे नहीं ना? कोई नहीं, सीए एनआरसी के लिए आपके घर पे हम उसको पीटेंगे नहीं, लेकिन हम करने नहीं देंगे। इसके लिए जो करना पड़े हम पीटेंगे नहीं। कानून के दायरे में उसको हम सिखाएंगे कि कानून के दायरे से, दरोगा तुम हो, बीडीओ हो, सीओ हो, तुम्हारे लिए भी कानून है। जितना कानून आम जनता के लिए है उतना कानून तुम्हारे लिए भी। तुमको भी जनता का सेवक सरकार चुनता है, तुमको सेवक करने के लिए, सेवा करने के लिए, और मालिक बनने हम नहीं देंगे। तो इसी से मैं अब आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। आपके 2015 का जो इलेक्शन एफिडेविट है, जो आखिरी इलेक्शन आपने लड़ा है, उसमें आपके ऊपर 6-7 मामलों का जिक्र है, जिनमें से ज्यादातर मामले जो हैं मुझे लगता है कि अब या चल रहे होंगे या उसमें आप बरी हो गए होंगे, तो आप बेहतर बता पाएंगे। एक कांड जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसमें, बहादुरगंज थाना कांड 38/2003, इसमें धारा 386, 387 रंगदारी, 379, 411, 411 चोरी। और मामला के बारे में एक लाइन में आपने खुद ही एफिडेविट में लिखा है
कि रंगदारी से ठेला पर ट्रक से डालडा उतरवा लेना और बाद में डालडा बरामद होना। इस मामले में 27 सितंबर 2013 को आरोप गठित भी हो गया है। मामला क्या था और इस पर अपडेट क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये कांड संख्या जो 38 है, इसमें हम बरी हो चुके हैं। अच्छा। पहली बात, मतलब 2013 के बाद सुनवाई बरी हो चुके हैं। जो सच्चाई था कोर्ट ने जाना और कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी किया। अच्छा, ये जो मामला हुआ, ये ट्रक पलटी किया था लोहागढ़ में। अच्छा। उस समय हम मुखिया थे। डालडा से लदा हुआ ट्रक। हाँ, पलटी किया था, पब्लिक मूव उठा के लेके चला गया। वो पुलिस जो है बदमाशी करके हमको जबरदस्ती हमारे ऊपर केस लगा गया था। अच्छा। तो अब तो उसमें चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने जाना, कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी किया है, इसलिए उस पर हम जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, वो केस खत्म हो चुका? हाँ, खत्म हो चुका। अच्छा। मतलब इस बार के एफिडेविट में उसका मेंशन तो नहीं, वो एफिडेविट नहीं रहेगा। आप 15 साल विधायक रहे, इसके बावजूद विधानसभा में बहुत कम सवाल आपने पूछा है, तो क्या आपको नहीं, आप मेरा रिकॉर्ड उठाइए। ये 5 साल में, इस 5 साल में बिहार में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम किए हैं। इस 5 साल में सबसे ज्यादा आपने किया? हाँ, आप क्वेश्चन, आप रिकॉर्ड उठाइए। अच्छा। उससे पहले वाला में हो सकता है कि कोई हमसे ज्यादा किया हो, उससे पहले हो सकता है कि हमसे बहुत ज्यादा किया हो, लेकिन इस 5 साल में सबसे ज्यादा हम क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 अगस्त को विधानसभा का सेशन हुआ, एक दिन का हुआ, कोरोना और बाढ़ के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, डर भी था, इसलिए एक अलग तरीके से अलग जगह पे सेशन कराया गया। उसमें तक जाना आपने जरूरी नहीं समझा? इसलिए जरूरी नहीं समझा कि मेरा जो टेरागाछ एक प्रखंड है, उस टेरागाछ में मेरा माली तालाब कट करके नदी में विलीन हो गया। तो उसका समाधान के लिए आपको वहां पे आवाज उठाने के लिए जाना था ना? नहीं, आपको पता नहीं है शायद, एक दिन का हम देख लिए कि क्वेश्चन हमने किया माली टोला के बारे में। जब विधानसभा देखे कि एक दिन में सिर्फ एक दिन का क्वेश्चन ये विधानसभा है, जिसमें हम उचित नहीं समझा एक दिन जाने के लिए, क्योंकि हमको बात में शामिल करता नहीं। एक दिन में कोई किसी को मौका, किसी एमएलए को मौका नहीं मिला है। सिर्फ सत्ता पक्ष सरकार को, कई लोगों ने बोला। नहीं, कई लोग, आपके किशनगंज के ही कमरुल हुदा साहब ने बोला है। आपको पता नहीं, देखिए पार्टी को लाइव देखा है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पार्टी को समय मिलता है, जैसे आप सीनियर है कांग्रेस के, आपको शायद मिल सकता था, आपसे सीनियर नहीं। कांग्रेस में कितने होंगे ही, ऐसा है लगातार 4 बार। ऐसा है कि जो सचेतक होता है ना, वो तय करता है कि कौन हाउस में बोलेगा। तो कमरुल हुदा साहब हो सकता है कि पार्टी का एक एकलौता विधायक था, उसको आधा मिनट का, काफी सीनियर है, आपको भी मौका मिल सकता था, आपने कोशिश ही नहीं किया। नहीं, सचेतक और उप सचेतक, सचेतक हमारा कांग्रेस का कोई दूसरा है, और जो पार्टी का एकलौता होता है उसको 1 मिनट या आधा मिनट का बोलने का समय मिलता है। जैसे कांग्रेस को हम लोगों को इसी तरह से 5 या 7 मिनट का समय मिलता है, और जैसे राजद को इसी तरह से 12-15 मिनट या 25 मिनट का समय मिलता है। सत्ता पक्ष को इसी तरह से 20 मिनट या 25 मिनट मिलता है। इसी तरह से जिसका ये है संख्या बल पर, संख्या के हिसाब से उसको टाइम मिलता है और हो सकता है। लेकिन हम विधानसभा को जरूरी नहीं समझते हुए, हमारा जो 57 परिवार, एक दिन की बात थी सिर्फ, हम समझ रहे। नहीं, देखिए हाउस तो मिल जाएंगे, हाउस तो मिल जाएंगे, लेकिन ये 57 परिवार नहीं मिलेगा। पहले आखिरी था ये। नहीं, आप देखिए, जनता चाहेगा तो मुझे बार बार मिलेगा ना। जनता मेरा कट के नदी में विलीन हो रहा था। नहीं, ये अगर जनता, हाँ, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके कई करीबियों ने मुझे बताया कि 2005 में जब आप जीते, 2010 में जब आप जीते, 2015 के बाद उन्होंने भी माना है कि आपकी एक्टिविटी विधानसभा के अंदर बढ़ी है। लेकिन 2005 और 10 के बाद जब आपको कहा जाता था कि विधानसभा क्यों नहीं जाते, तो आपका जवाब रहता था क्या करेंगे विधानसभा? नहीं, विधानसभा में आप देखिए, आपके करीबियों ने कहा है, आप जो आपके साथ रहते थे, विधानसभा में मेरा अब्सेंट कभी नहीं रहा है। ये लॉकडाउन में हम मीटिंग तक छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़े हैं कि मेरा यहाँ भूख से मर रहा था लोग। इलाके में गरीबी ज्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में सबसे ज्यादा किशनगंज में गरीबी होगा, और हम समझते हैं कि ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबत हमारे किशनगंज जिला के पूरे लोग कहेंगे हम ताना है, मुसीबत ताना है। और ये बाढ़ जो हुआ, अगर बाढ़ वाले इलाके हैं जहाँ कटान हो रहा है, वहां विजिट कर लेते हैं, उसका समाधान तो नहीं होगा। आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, असेंबली में जाना पड़ेगा। जिला परिषद की मीटिंग में आप नहीं जाते, डीएम की मीटिंग में आप नहीं जाते। इस बार आप किसी भी जिला परिषद की मीटिंग में गए 2020 में? नहीं, ये इस बार तो देखिए, आप लोग डीएम की किसी मीटिंग में आप गए? डीएम से मिलने आप गए? डीएम मेरा मालिक नहीं है। जो भी, जैसे मेरा माली टोला कट गया, इसका मैं फोन पर सूचना दिया और कहा कि इस पर तुरंत इस पर कार्रवाई करिए, और उन्होंने कहा कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और इसमें काम शुरू भी कराएंगे। जिस दिन विधानसभा था
उसी दिन रात में हमको जाना था पटना, लेकिन जब देखे कि पूरा गांव विलीन हो गया, 57 परिवार, बड़ी दुख की बात है। वहां जब जाते, अगर आप लोग गए हैं तो आप लोग देखे भी होंगे, आंख से आंसू गिर रहा था। और हम उचित नहीं समझे कि एक दिन का हाउस है, वहां जाना उचित हम नहीं समझे, क्योंकि मेरा जो लगाव है, पब्लिक हमारे ऊपर बहुत यकीन करता है और उम्मीद भी करता है। हमको उसका दुख, और मैं अगर उस समय हम चले गए उस दिन, तो यही समझ लीजिए कि उसके लिए बहुत हो गया। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे तो की बात है, लेकिन उस समय उसको ये लग गया कि एमएलए साहब हमारे दुख। ये तो पब्लिक को एक बेवकूफ बनाने का भी तरीका है ना, कि आप पब्लिक के बीच जाके अगर उनके यहाँ दावत ही खा के आ गए, वो खुश हो गए, लेकिन समाधान तो नहीं हुआ ना, उसका सोल्यूशन क्या निकला? नहीं, आपको बता रहा हूं, हर साल 12 बात हो रही है। देखिए, आप अगर पत्रकारिता निष्पक्ष अगर चलाना चाहते हैं तो मेरा बयान सुन लीजिए आप। 2017 में बाढ़ इलाका है किशनगंज, 2000 माह परले आया था किशनगंज में, उस समय बाढ़ पूरे किशनगंज में था। सरकार का तैयारी 2017 को देख के करना चाहिए। 2020 में बाढ़ क्षेत्र है और बिहार सरकार का कोई भी तैयारी नहीं, कलम और कागज में तैयारी था। अभी तो आप कह रहे थे आप सीधा सीएम से काम करवाते हैं। नहीं, सीएम से काम, अब ये बाढ़ वाला काम नहीं हो जाएगा ना, उसको तैयार काम करवाते हैं। देखिए, आप बाढ़ का तैयारी क्या, जैसे आपको माली टोला में कट रहा था, उस समय नाव का जरूरत था, तो नाव आपको 1 महीना पहले की जरूरत था, और नाव बनाने के लिए 1 महीना समय लगता है। जैसे आपको ग्वाल टोली, जैसे मैच घटना में आपका खारी टोला, जैसे आपका बोचा गाड़ी, जैसे कोलबिट्टा, सातमेरी, यहां इन लोगों को नाव देना था। और आपको पता नहीं है कि बिहार सरकार का बगैर आदेश का बाढ़ क्षेत्र में काम नहीं होता है। आपको पता है, तो हम बता रहे हैं आपको, आप सुन लीजिए, मीटिंग करना, डीएम से मिलना, डीएम का बस की बात नहीं है, इसी चीज देखिए जिला परिषद का बात की नहीं है। बिहार सरकार जो महानंदा बेसिन का पैसा रोक करके रखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बिहार सरकार महानंदा बेसिन का अगर काम कर देता 2017 का बाढ़ देख करके, तो आज हमारा माली टोला का गांव जो 57 परिवार कट करके नदी में विलीन हो गया, ये नहीं होता। नीतीश जी का मैं आंख खुलवाना चाहता हूं कि नीतीश जी सिर्फ बैठ करके वहां लेक्चरबाजी करने से नहीं होता है। तो फोन पर जब आप बात करते तो ये बात नहीं, फोन पर बात नहीं होता है। जब भी कोई काम होता है, हम उसका चैम्बर में जाते हैं और उनसे काम मांगते हैं, काम देता भी है, कुछ नहीं भी देता है, कोई परेशानी होता है हम जाते हैं, मतलब एमएलए के नाते। 15 साल से आप भी हैं, 15 साल से नीतीश जी भी हैं, तो 15 साल से नीतीश 15 साल से नहीं, हम 16 साल से हैं। आप 15 साल कार्यकाल हुआ, नीतीश जी 14 साल से, चलिए 1 साल उनका नहीं को देते हैं। नहीं, वो भी उसी, मेरा चौथा टर्म है। 9 महीना तो हम लोगों को मिला ही नहीं, तो चाबी लेकर के गायब हो गया था हमारा रामविलास जी। अच्छा। जो उस समय सरकार ही नहीं बना, और उस सरकार बनता तो चौथी बार फिर का मामला ही नहीं होता, तब तक फिर इलेक्शन भी हो जाता। अब तक रहा सवाल, देखिए बिहार सरकार में जो सत्ता पक्ष में है, उसके ऊपर सरकार तो देखता भी है और कुछ नियत से भी काम करता है कि ये विपक्ष का है या पक्ष का है। हम लोग देखते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि अभी नदी कटाव में किशनगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इसमें बोल्डर पिचिंग का पैसा नहीं दिया जल संसाधन, सिर्फ वो बेड का पैसा दिया। मतलब आपका कहना है सिटिंग पार्टी, अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जदयू और बीजेपी का विधायक यहाँ पे होता तो शायद ज्यादा काम होता। हाँ, ये एकदम आप ज्वाइन कैसे निकल लिया? क्यों ज्वाइन करेंगे? एकदम ज्वाइन नहीं करेंगे, बहादुरगंज में एकदम नहीं। हम अपना सरकार लाएंगे, कांग्रेस और राजद का सरकार इस बार लाएंगे, और इंशाअल्लाह जो नीतीश जी नहीं आई सरकार, तो सरकार आएगी, इंशाअल्लाह आएगी, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नहीं तो आप और हम अभी यहाँ बयानबाजी नहीं करते। अच्छा, स्वास्थ्य समस्याओं पर चला जाता है। बहादुरगंज पीएचसी से लगातार जाती है, एक डॉक्टर सोहेल खान साहब शायद थे, लगातार वो इतने सालों तक रह गए, एक बार बीच में सिर्फ बहादुरगंज नहीं ट्रांसफर हुआ, पूरे बिहार का स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना हो चुका है। आज सिर्फ आपके इलाके के लिए बात कर नहीं, आप चले जाइए। डॉक्टर सोहेल खान साहब इतने सालों तक रह गए, तो डॉक्टर सोहेल खान साहब की क्या ट्रांसफर कराना भी आपने जरूरी नहीं समझा? नहीं, आप जानकारी नहीं है। बिहार सरकार के पास डॉक्टर नहीं था, अगर हम उसको हटा देते तो यहाँ का व्यवस्था ये चौपट हो जाता। जिस दिन से वो गया है, यहाँ व्यवस्था चौपट हो गया है। यानी नया डॉक्टर आया है, लेकिन नया और पुराने में बहुत अंतर, और उसको इलाके का जानकारी था, और बेचारे बहुत सेवा भी किए, और जब तक रहे बहुत इलाज सटीक भी किए। लेकिन अब इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि
क्योंकि पूरा बिहार में आपको आयुर्वेद और हेमोपैथिक वाला डॉक्टर को दे दिया है। अच्छा। ये सबसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक अंग्रेजी पढ़ाई जो डॉक्टर होता है उसको जब तक पोस्टिंग नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। बिहार सरकार डॉक्टर कब तक बहाल करता है ये बिहार सरकार से पूछिए। आप पंचायत स्तरीय लेवल से बिल्कुल मुखिया से होते हुए विधायक बने हैं, और मुझे जहां तक पता चला है 2005 से पहले तक आपका सबसे बड़ा मुद्दा पीडीएस डीलर वाला था। उसमें जो घपला चल रहा है, जो अनाज जितना कहा जाता है 35 किलो उसके जगह कम दिया जाता है, लेकिन अब भी हालात वही है। नहीं, उस समय वही चल रहा है। अब भी लोग बताते हैं कि 5-6 किलो कम ही मिलता है। नहीं, जो अगर कम मिलता है मेरे विधानसभा में उसको बोलिए मुझे लिखित आवेदन दे। अच्छा। मैं उसी दिन अगर सस्पेंड नहीं कराया लिखित आवेदन दे, लेकिन आप लिखित आवेदन आगे नहीं देते। मुझे जानकारी मिलेगा तब ना। अब कौन सा डीलर चोरी कर रहा है, कौन सा पब्लिक को कम दे रहा है, क्योंकि हम तो जाते हैं डीलर के पास, चेक करते हैं, वोचर में देखते हैं गेहूं इतना है, चावल इतना है, उसका ठप्पा रहता है, मोहर रहता है। हम लोग तो वो चेक करेंगे ना। कोई आकर के पब्लिक हमको ये कहे कि हमको 5 किलो अनाज कम दिया, मैं उसी दिन डीलर को सस्पेंड करवाऊंगा, एसडीओ को लिख के दूंगा, डीएम को लिख के दूंगा, और उसी दिन जब तक सस्पेंड नहीं होगा डीलर तब तक मैं नहीं ये मानते कि आपके इलाके में ऐसा हो ही नहीं रहा है, या होता होगा, जानकारी में नहीं होता होगा। आपको जानकारी होती थी, पहले आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते थे, उसको लेकर जो आपके तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के, आप उसके लिए काम करते थे पहले। नहीं, आप क्यों नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। जो भी आप एक भी प्रूफ दे दीजिए, मैं यही आपका चैनल से मैं डीएम से बात करूंगा और उसको सस्पेंड कराऊंगा। एक भी प्रूफ चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा होता है कोई भी लोग देखेंगे, आप जिनकी भी ऐसी समस्या है, मैं आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी मेरा इंटरव्यू देखता है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, किसी भी डीलर अगर कोई अनाज कम देता है, आप मुझे आवेदन अगर नहीं दे पाएंगे तो मुझे टेलीफोन जरूर सूचना दें, मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। पश्चिमी क्षेत्र जो है लौचा निशंदरा वाला, बिजली की लगातार वहां पे समस्या रहती है। टेरागाज तो आपके पड़ोसी जिला अररिया पे निर्भर है, आपको पता ही होगा। उसके अलावा और कई जगह पे, मतलब आप 15 सालों में बिजली विभाग के लोगों से कितनी बार मिले? बिजली की समस्या आपके इलाके में मानते हैं आप? मानते। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, 3 बार लाइट चली गई, तो कितनी बार आप बिजली विभाग के लोगों से मिले? नहीं, देखिए, बिजली विभाग को हम लोग सूचना करते हैं और बाजप्ता मीटिंग करते हैं। अपने ब्लॉक स्तर में मीटिंग करके हम लोग देखते हैं। जो लौचा फीडर आप बोले, ये लौचा फीडर को हम लोग 4 है इसमें। लौचा फीडर में शायद 8-10 पंचायत है, आप ही बता सकते हैं। नहीं, 8-10 पंचायत नहीं है, लगभग आपको निशंदरा, दुर्गापुर और आपका आ जाएगा महजबतना। हाँ, 5 पंचायत। 5 पंचायत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 5 पंचायत लोड ज्यादा है। उसमें हम लोग बात की विभाग से कि बिशनपुर फीडर से आप जोड़ दीजिए, उधर से जोड़ने का हम लोगों का चल रहा है, और इंशाल्लाह लगता है कि इसी महीना काम पूरा हो जाएगा। और हम लोगों को रहा टेरागाज का मसले पर हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था कि हम लोगों को टेरागाज को अररिया से ना जोड़ करके किशनगंज का पावर हाउस से जोड़ा जाए, ताकि हम लोगों को यहाँ जो बहादुर में जितना बिजली मिलता है उतना टेरागाज में भी बिजली मिले। अब रोड पुल पुलिया पे आते हैं, एक चीज के मैं हर एक चीज पर बात करना चाह रहा हूँ। निशंदरा टंगटंगी ब्रिज 15 साल से, तस्लीम साहब के टाइम से वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। पीडब्ल्यूडी सड़क 5 साल से वैसे ही है। झींगा घाटा ब्रिज का देख ही रहे हैं, वो आए पिछले दिनों वहाँ ट्रक पलट गई थी, मतलब पूरा जो अनाज है वो डूब गया बेचारे किसान का, लोग बच गए, जान बच गई ड्राइवर की। सुइया पुल हो गया, झाला से बैगना मुख्य सड़क हो गया, लुधियाबाड़ी पुल हो गया, इतना कुछ है। 15 साल आप देखिए, काम तो करना है सरकार को। हम लोग हैं विपक्ष में, हम लोग विधानसभा में बार बार आप नहीं कह रहे हैं कि आप 15 साल का आपका विधायक रहना यहाँ पे बिल्कुल बेकार रहा, मतलब नहीं, बेकार क्यों रहा? अगर बेकार रहता तो पब्लिक हमको नहीं चुनता। और आप क्योंकि ओपोजिशन के रहे, इसलिए आपका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। मैं आपको काम गिनाता हूँ। अभी आप चले जाइए, आप झाकटा पुल का जिक्र किए, वो पुल हमने बनवाया है। अब आप जब पुल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, बना के उसको ताजमहल की तरह 2 साल का एग्रीमेंट है उसमें। 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट करके देना है। अब इस साल पुल बन के कंप्लीट हो गया, तब तक बरसात इस बार पहले आ गया, आप लोग जानते हैं, विभाग भी जान रहा है। पर बरसात अगर पहले नहीं आता तो उसका अप्रोचिंग बन के कंप्लीट हो जाता। सुइया पुल का हमने क्वेश्चन किया, लोधावाड़ी पुल का हमने क्वेश्चन किया। लोधावाड़ी पुल सेंक्शन होकर के टेंडर में चला गया है। और रहा सवाल, आप जो बोले झाला टू निशंदरा, उसमें रिपेयर का काम चालू है 11 करोड़ का। और रहा सवाल, और जैसे पुल पुलिया है, जैसे अभी लोगड़ा से आप निकलेंगे जनता तक, उसको चौड़ीकरण हम करा रहे हैं। अभी आप कटलबाड़ी से हल्दीपुरा होते हुए आप
गुज्जरबाड़ी चौक आएंगे, वो चौड़ीकरण का काम हम करा रहे हैं। आप अब करा रहे हैं, मतलब हाँ अब करा रहे हैं, अब करा रहे हैं। इतने दिन हो गए इलेक्शन से जस्ट पहले ही। उससे पहले सिंगल रोड बना था, अच्छा। अभी चौड़ीकरण करवा रहे हैं। और जहां पे है ही नहीं पुल कहाँ बताइए, एक पुल का वो गिना दिया फिर। कहाँ बताइए, बताइए ना। लुधियावाड़ी पुल हो गया, लोधावाड़ी पुल सैंक्शन हो चुका, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोधावाड़ी पुल सैंक्शन हो चुका, टेंडर वर्क पर है। मेरे पास अभी क्या कहते हैं कि आप लिस्ट निकाल लीजिए। किशनगंज जो मुख्य मार्ग है PWD रोड, हाँ 5 सालों से ऐसे ही है। PWD रोड आपको चौड़ीकरण के लिए हम विधानसभा क्वेश्चन किए हैं, उसमें अब सरकार को तय करना है कि कब चौड़ीकरण करेगा। अच्छा। उन लोगों का जवाब था कि जो पुल पुलिया रास्ते में बन रहा है, जैसे झाकटा है, जैसे आपका टेराघाट के बगल में एक पुल है, ध्वस्त है, वो पुल बनना है। ये पुल दोनों पुल, जवाब जो दिया था सरकार, वो पुल जब बन जाएगा तब इसको चौड़ीकरण में लिया जाएगा, जो हमको सरकार जवाब दिया। 2005 से आप कांग्रेस से जुड़े हैं और आपने शुरू में ही कहा आप कांग्रेस के एक सिपाही हैं, लेकिन 2005 से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रति आपकी वफादारी कुछ ज्यादा है नहीं। पार्टी के किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं। 2005 में ज्वाइन किया, 2009 में जब लोकसभा चुनाव होता है आप खुलेआम महमूद अशरफ साहब के लिए कैंपेन कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास? आपने बाइक रैली निकाली थी। नहीं, सवाल ही नहीं पता। मौलाना साहब आपने बाइक रैली निकाली थी। नहीं, ये आप गलत आरोप लगा। और अब हम करीब आ जाते हैं थोड़ा। MLC चुनाव में क्या आपने दिलीप जायसवाल साहब का साथ नहीं दिया? एकदम गलत बात है। 2014 में जब राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, साबिर अली साहब के लिए आपने क्रॉस वोटिंग नहीं किया। एकदम गलत बात है। ये अखबार की कटिंग, ये आप सरकार, ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कटिंग है जिसमें आपके बारे में भाई पत्रकार, जिस दिन पत्रकार सुधर जाएगा, सुन लीजिए अखबार के आफाक आलम साहब दोनों के बारे में भाई बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जिस दिन पत्रकारिता आप लोग शुद्ध करने लगेंगे, उस दिन इंडिया में हिंदू मुस्लिम का भावना खत्म हो जाएगा। उस दिन हमारा इंडिया पार्टी के प्रति आपकी वफादारी। अरे भाई आज मीडिया वाले कुछ भी कर देते हैं। हाल में आते 2019 लोकसभा चुनाव लोहागड़ा में, यहाँ सिद्धू साहब आए, आपकी पार्टी की इतनी बड़ी रैली हुई, आप नहीं थे। भाई कोई घटना हो जाए तो मीटिंग से बड़े मेरा परिवार था। लोकसभा चुनाव उस समय हम हॉस्पिटल में, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए आपने कुछ भी किया? एकदम किया, पूरा बहादुर दिल किया। आपने किया तो फिर डाटा के हिसाब से देखिए तो आपके बहादुरगंज विधानसभा में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान AIMIM को 67,000 वोट है, जो कि आज तक आप भी नहीं ला पाए विधानसभा चुनाव में। उसके बाद कांग्रेस को सिर्फ 44,000 वोट आए। कांग्रेस तीसरे पे रही आपके विधानसभा में सर। जदयू को 52,000 वोट आए। अगर आपने काम किया तो मतलब जनता आपकी नहीं। देखिए इसमें सवाल ये आपकी कांग्रेस, नहीं, मेरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। इसमें कहीं ना कहीं ये था कि कांग्रेस का टिकट के लिए हम भी दावेदार थे। बिल्कुल थे आप। मेरा बहादुरगंज विधानसभा जान रहा था कि विधायक जी को टिकट मिलेगा। जब टिकट नहीं मिला तो लोग आक्रोशित होकर के दूसरे पार्टी का मदद किया, हम उसको उस मूव को नहीं रोक पाए। अच्छा, ये चीज हुआ। हाँ, ये चीज मतलब आपके फील्ड पे रहने के बावजूद हाँ नहीं रोक पाए। पब्लिक को गुस्सा हुआ कि भाई हम लोग कांग्रेस के प्रति वफादार हैं, जब से आजादी हुआ है तब से हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस कैंडिडेट को चाह रहे हैं उस कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आक्रोश हो करके लोग दूसरे पार्टी को वोट दिया। ऐसा कोई मामला नहीं था। अगर चाहता नहीं कांग्रेस को तो कांग्रेस जीतता क्यों? तो ये गुस्सा फिर क्या अभी भी दिख सकता है क्या? कांग्रेस ने लोकसभा में टिकट नहीं दिया था, इस बार भी कांग्रेस नहीं, तो ये तो पार्टी तो जीता ना, कांग्रेस तो जीता। आपके विधानसभा में तो सबसे ज्यादा वोट नहीं आया ना। आपको खतरा, इंशाल्लाह इस बार देख लीजिएगा, आपको खतरा नहीं दिख रहा। कोई खतरा नहीं है आपके साथ। हाँ भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत हमने देखा है। इसी वजह से है क्योंकि AIMIM को आपके विधानसभा से इतनी ज्यादा वोट आया जितना आप भी नहीं लाया है अब तक। तो इसी वजह से तो नहीं है कि आपके सारे विरोधी AIMIM ज्वाइन कर रहे हैं एक एक करके। मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा विरोधी भाजपा है। लोग आपसे मेरा व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, और कोई पार्टी अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसका अपना मामला होगा। AIMIM से खतरा दिखता है? नहीं, कोई खतरा नहीं है, नहीं कोई खतरा नहीं है। मेरा खतरा बीजेपी से है, और बीजेपी का जो वोट है हम उसको भी इस बार तोड़ेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। और सेकेंड पोजीशन मेरा भाजपा 41,000 वोट लाया था, हम 57,000 वोट लाए थे। और तीसरा पार्टी छोटे छोटे जो पार्टी था 10,000 5,000 करके वोट लाया था, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी हमसे खतरा है। राम मंदिर भूमि पूजन हो गया, कांग्रेस के सारे लोग बिल्कुल राम भक्त हो गए हैं अब, और कमलनाथ तो बिल्कुल ही भगवामय हो गए हैं। वहां पे चुनाव भी हो रहा है। प्रियंका गांधी ने स्वागत किया फैसले का, राहुल गांधी जी ने स्वागत किया, और कांग्रेस के कई नेताओं ने स्वागत किया। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जहां मंदिर और मस्जिद की बात होगा,
हम उसको पार्टी से नहीं जोड़ेंगे। आप हमसे पूछिए तो मैं पहले मुसलमान नहीं जुड़ी है, नहीं आपकी पार्टी पूरी नहीं, आप मेरा कम्युनिटी मेरा पार्टी से नहीं जुड़ी। आपकी पार्टी फख्र के साथ कह रही है कि राजीव गांधी ने ताला तुड़वाया था, क्रेडिट भी उन्हें मिलना चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा है ये चीज, और आपकी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, दिल्ली यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके डिलीट कर दिया गया कि राजीव गांधी ने ताला खोला तो क्रेडिट उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं ऐसा आपकी पार्टी देखिए, सुन लीजिए, आप मेरा बात सुन लीजिए। आप एक तरफा बात पूछ रहे हैं, नहीं आप एक तरफा बात पूछ रहे हैं। नहीं, हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारा नहीं समझ रहे हैं आपका। एक बात सुन लीजिए, जहां तक राम मंदिर का मामला है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का मैं कदर करता हूं, ठीक है। फैसला गलत हुआ या सही हुआ हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन रहा सवाल, मैं आप हमसे पूछिएगा तो मैं पहले मुसलमान हूं, तो मैं मस्जिद का बात करता हूं। जो हिंदू है पार्टी में वो अपना हिंदू मंदिर का बात करता होगा। मैं भी तो कांग्रेस में हूं, मैं जवाब देता हूं कि मैं कांग्रेस में हूं। मैं खुल करके कहता हूं कि जहां राम मंदिर बन रहा है वहां मस्जिद का भी निर्माण हो। तो आप मेरा बयान आप कांग्रेस से जोड़िएगा, ये नहीं होगा। भावना और राजीव गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, इससे आपको वाकिफ है? नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है। मेरा बात सुनिए, विजय सिंह आपने कहा कि बहुत आपके करीबी हुआ करते, 2005 में वही कांग्रेस में लाए, उनसे एक बार बात कर लीजिए। वो खुलेआम कह रहे हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, क्रेडिट हमें क्यों नहीं? अच्छा, मेरा बात राजीव गांधी ने मेरा बात सुन लीजिए। आप एमआईएम का बहुत तरफदारी से बात कर रहे हैं। आप मेरा बात सुन लीजिए, एमआईएम में कोई अगर हिंदू है, आप मेरा बात सुनिए, कोई अगर एमआईएम में, सुनिए ना भाई, आप बात तो सुन लीजिए। एमआईएम में कोई अगर हिंदू भाई आपका है, उसको आप नमाज पढ़वाएंगे? नहीं, आप पूजा नहीं करेंगे, वो आप किधर पूजा करेंगे। मैं मुसलमान, मैं सच्चा ईमान वाला हूं, और मैं मुसलमान के नाते मैं अपना ईमान नहीं छोड़ सकता हूं। तो इस पार्टी में जो पार्टी फैसला होता है उसमें हम सहयोग करते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन मेरा धर्म से पार्टी हमको नहीं ये कर सकता। इसको लेकर आपने पार्टी से बात किया कि कमलनाथ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों हम पूछेंगे? वो हिंदू है, वो अपना राम मंदिर का वो जपता होगा, पूजा पाठ भी करेंगे। सही गलत कुछ नहीं होता है आपके हिसाब से? नहीं, हम मुसलमान हैं, हम मस्जिद का बात करेंगे। अच्छा। और वो हिंदू है, वो अपना राम मंदिर अगर कोई उठाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला से, तो उसको लगा होगा कि मंदिर बनेगा तो हम भी पूजा करेंगे। फैसला तो सबने मान लिया कि कोई खिलाफ तो नहीं किया, लेकिन अब कांग्रेस वापस लोगों को याद दिला रही है कि राम मंदिर का सब कुछ तो राजीव गांधी ने किया, मोदी जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? नहीं, सवाल है ना, ये तो सब जान रहा है कि मोदी जी सब करा रहा है। हाँ। नहीं, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, इसका बात कांग्रेस कह रही है, ये बात आपको पता ही नहीं है। ताला खुलवाया था हिंदू और मुसलमान को लड़ने के लिए नहीं, वो चाह रहा था कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाए। वही चीज हुआ ही उसके बाद वही चीज हुआ। जब मुसलमान को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ किया, फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए कुछ किया। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, राजनीतिक में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होना चाहिए। यस सर, आपकी पार्टी कर रही है। नहीं, हमारा पार्टी नहीं करता, हमारा पार्टी कोई हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहिए, मान लीजिए इस बात को। आपकी हिंदू मुसलमान का राजनीतिक भाजपा करता है, और भाजपा जिस दिन हिंदू मुसलमान का राजनीतिक छोड़ देगा उस दिन वो एमएलए भी नहीं जीत सकेगा नरेंद्र मोदी। मैं चैलेंज के साथ। आपकी पार्टी भी वही चाह रही है कि हम भी जीते। नहीं, मैं मुसलमान हूं तो मुझे आप बदल देंगे, हम किसी की पार्टी में। आपकी पार्टी बदलना चाह रही हो शायद, हमको बदलने पार्टी शायद बदलना चाह रही है। नहीं, गलत सोच है। आपकी पार्टी कल को कह दे कि आप भी मान लीजिए इस चीज को कि नहीं, अगर कोई सोचता है तो गलत सोचता है। मैं मुसलमान हूं, पहले मैं अपना ईमान के रास्ते पर चलूंगा, उसका पार्टी का जो एजेंडा है उसके ऊपर काम करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी राम मंदिर के बारे में कोई बोल दिया। हिंदू जो है वो पूजा के बारे में बोलेगा ही, अच्छी बात है, किसी का भी धर्म है। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े, हिंदू मंदिर में पूजा करे, झगड़ा कहीं का नहीं है। उस पे कोई विवाद नहीं, लेकिन जो विवादित स्थल है, जो विवादित जमीन था, आप विवादित स्थल नहीं रहा। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मुसलमान के नाते मैं आज भी कह रहा हूं कि राम जन्मभूमि जो विवादित स्थल है, जहां जमीन दिया है वहां मस्जिद बने, आज भी बने। मैं चाहूंगा कि मस्जिद बने और इंशाल्लाह बनेगा। सिर्फ चाहने से वो घर बैठे। आपकी पार्टी में भाई हम प्रधानमंत्री नहीं ना है तो हम कानून पास कर देंगे। आपकी पार्टी जिस दिन हिंदुस्तान का नागरिक मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा, मुझे मैं भी फैसला ले लूंगा कुछ। अच्छा, चलिए, आखिरी सवाल है। आप खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, लगातार कहते हैं।
मैं गरीब का बेटा नहीं हूं, गरीब परस्त हूं। अच्छा। मेरा बाप जमींदार था, मेरा बाबूजी मुखिया 20 साल रहे, और मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं गरीब परस्त हूं। और गरीब का बेटा भी कहते हैं, कभी भी नहीं? नहीं, गरीब का बेटा नहीं हूं मैं। अच्छा। मेरा बाप 100 बीघा जमीन था। गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। गरीब परस्त मैं हूं। मैं गरीबों का मदद करता हूं। मैं अपना अनाज जायदाद बेच करके भी गरीबों का मदद किया है। और आपको एक आपका चैनल से मैं कह देना चाहता हूं, बहादुरगंज का जनता मुझे 5वां बार चुने या ना चुने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार यहां का जनता मुझे चुना है। इसीलिए मैं जिंदगी भर अगर गुलामी करूं बहादुरगंज विधानसभा का तो कम होगा। इसीलिए सेवा जिंदगी भर होगा इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से दुआ का दरखास्त है, जो मेरा जो चलने का सिस्टम है, चलने का जो अंदाज है, वो ना बदले। सवाल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। खुद को आप गरीब परस्त कहते हैं, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर से बारात आना जाना मतलब क्या है? ठीक है, आप अपना बताइए कि आप कौन चीज से बारात गए थे? हम गए ही नहीं, हम बाइक से आपके पास इंटरव्यू के लिए आए। अच्छा ठीक है, आप शादी नहीं किए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप भी चाहेंगे कि मेरा बारात नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब अंबानी वाली शौक आप रखते हैं। नहीं, शौक सबका होता है। मैं तो कहता हूं कि आज मैं ट्रेन में पटना जाता हूं तो कल मैं हवाई जहाज में भी दिल्ली जाऊं। सबका अपना अपना शौक होता है, और आपको मालूम नहीं है। मेरा दोस्त चचरी पुल पार करके जाते हैं बारात, और वहां आप विधायक हो के आप मतलब गरीब प्रस्त अपने आप को कहते हैं, तो लोग देखते हैं ना। सुनिए, आप मेरा जवाब नहीं सुन रहे हैं, मेरा जवाब सुनिए। वो हेलीकॉप्टर मुझे मेरा एक दोस्त है कटिहार का, जो बहुत पूंजीपति वाला है, उनसे हमारा उनसियत है। वो हमको, हाँ, उनका नाम भी लिख लीजिए, आप बता दीजिए। खुर्शीद आलम नाम है, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए कि कैसे आप दे दिए थे। ठीक है। और उन्हीं के नाम से सारा बुकिंग भी है, सारा चीज है, प्रूफ है। अच्छा। हाँ, इसीलिए आप उस पर निकतागिरी मत करिए। दोस्त यार शादी ब्याह में गिफ्ट करता है, कोई हेलीकॉप्टर किया था, कोई सोना करता है, कोई और कुछ करता है। तो सब कुछ गड़बड़ी हो जाता है ना, देखते हैं गिफ्ट के नाम पे क्या क्या हो रहा है, पता ही है। आप उस तरह का हिस्ट्री उठाइएगा तो एक भी शादी ब्याह नहीं होगा। उसी शादी में फायरिंग भी हुई थी एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के हिसाब से। अब कोई दोस्त यार फायरिंग कर दिया तो उसमें क्या, खुशी में तो कुछ भी होता है। कर देंगे, फायरिंग किया होगा। तो आपको लगता है सही था वो? हम तो देखे नहीं ना, खबर चली सर। खबर आप मीडिया वाला चला देगा तो उसको कैसे मान लेंगे हम, जब तक हम अपना नजर मानते होंगे ना? नहीं, किसी को नहीं मानते हैं। मीडिया जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान का नक्शा ठीक हो जाएगा। आज जो हिंदुस्तान के नक्शा पर आंच आ रहा है, अंबेडकर का संविधान पर आंच आ रहा है, आज हिंदुस्तान का डॉलर का रुपया का मोल जो गिर रहा है, आज बांग्लादेश हमारे भारत से रुपया के हिसाब से बढ़ रहा है, आज नेपाल जो हमको धौंसा रहा है, पाकिस्तान धौंसा रहा है, चीन लद्दाख में कब्जा कर रहा है, नेताओं की वजह से नहीं, मीडिया की वजह से। एकदम मीडिया की वजह से आप लोग, मैं तो कहता हूं कि मीडिया जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन हिंदुस्तान का नक्शा भी ठीक सुधर जाएगा, हिंदुस्तान का शासक भी ठीक हो जाएगा, हिंदुस्तान का जनता भी ठीक हो जाएगा। आप पॉलिटिक्स सुधारिए, मैं मीडिया सुधार लेता हूं। चलिए, पॉलिटिक्स अपना जगह पर ठीक है, और हाँ, 2-4 आदमी अगर गलत है तो इसके लिए आप जैसे भाजपा वाला कहता है कि ये दाढ़ी वाला और टोपी वाला आतंकवाद है। ये सर आप लोग मत कहिए, कांग्रेस को नहीं, वो गलत। आपने राम मंदिर का पूरा क्रेडिट ले लिया है, कब आप दाढ़ी और उस पर आ गए आप, अब तो पता ही नहीं चलता। नहीं, आप गलत आरोप लगा देने से हो जाएगा। आप MIM का क्यों नहीं छापते हैं? नरेंद्र मोदी का ये खिलाफ क्यों नहीं बोलता, वो कांग्रेस का खिलाफ क्यों बोलता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। आपने देखा है, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, MIM के खिलाफ नहीं बोलता, आपने देखा है? नरेंद्र मोदी का खिलाफ कहां कोई नहीं बोलता। एक इंटरव्यू उस दिन देख रहे थे, अकबरुद्दीन साहब अपना इसमें भाषण में बोल रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके पूरे भारत में कांग्रेस को मिटाऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास प्रूफ है, दिखाओ जी। हाँ, बोलिए, दिखाओ, दिखा देते हैं, दिखाओ ना। अकबरुद्दीन साहब का जब इंटरव्यू लेंगे वो भी पूछ लेंगे। आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे पूछ ले। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं।